नमस्कार साथियों, मैं विनय शिक्षा भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों को स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने रेलवे के द्वारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिए जाते हैं उन सभी में साइंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे फिर वो आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका फिर वो रेलवे आपका जेई हो, चाहे आपका एएलपी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो, चाहे इसके अलावा आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स हो, उन सभी में साइंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। और आज की क्लास में हम जानेंगे साल्ट, और हम पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे, क्योंकि इससे पहले हम एसिड और बेस की क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास का जो भी मतलब जो पिछली क्लास का जो भी कंटेंट उसमें बाकी रह गया था, वो आज की क्लास में हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलो स्टार्ट करेंगे। आज जो भी है साल्ट एंड पीएच वैल्यू के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे कि साल्ट क्या होते हैं और पीएच वैल्यू या पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है और कौन कौन से इसके इंडिकेटर्स होते हैं जिसके द्वारा हम पीएच वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साल्ट। तो साल्ट बेसिकली क्या होता है कि साल्ट जो होते हैं सबसे पहले किसकी क्रिया द्वारा बनते हैं। तो साल्ट जो होते हैं अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा बनते हैं। ये बनते हैं अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा, क्षार की क्रिया द्वारा बनते हैं। अब इसके हम ठीक है ना, जैसे अम्ल की बात करें, जैसे आपका HCl एक अम्ल हो जाएगा और आपका ये जो होगा NaOH आपका क्षार हो जाएगा। इन दोनों की जो रिएक्शंस की होती है तो आपका यहाँ से बनेगा NaCl जो कि एक लवण है, प्लस आपका H2O यहाँ से निकलने वाला है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो इस रिएक्शंस के द्वारा, जिसमें NaCl और NaOH, ठीक है, ये आपका अम्ल है और ये आपका क्षार है। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शंस के द्वारा आपका NaCl अर्थात जो कि एक साधारण नमक से जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, तो जिसकी प्राप्ति हमें होती है। और याद रखना, कभी भी जो अम्ल और क्षार की क्रिया होती है उसके साथ में लवण और जल, ठीक है, लवण बनेगा और क्या बनता है, जल प्राप्त होता है। हमें लवण और जल की प्राप्ति होती है कब, जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो, ठीक है, और हमें लवण और जल प्राप्त होता है। बात करें जो भी लवण होते हैं, जो साल्ट होते हैं, वो साल्ट किस अवस्था में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं। तो आपको इनकी अवस्थाओं की बात करें तो जो आपके ठोस अवस्था में देखने को मिलेंगे, मतलब जो लवण होते हैं वो आपको ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। ठीक है दूसरी बात करें इसमें ये किसके द्वारा बनते हैं। तो ये लवण जो होते हैं, ये हाइड्रोजन के पूर्ण या आंशिक विस्थापन द्वारा बनते हैं। जो अम्ल होते हैं, अम्ल के हाइड्रोजन विस्थापन के द्वारा, मतलब जो अम्ल में आपको पता है कि अम्ल में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो उस अम्ल के हाइड्रोजन विस्थापन के या तो आंशिक विस्थापन द्वारा या फिर पूर्ण विस्थापन द्वारा इनका निर्माण होता है। यदि पूर्ण विस्थापन हो जाता है तो उसको कहते हैं उदासीन लवण कहते हैं। यदि आपके हाइड्रोजन का पूरा पूरा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है किसी अम्ल से, तो आपका वो कहलाता है, तो आपका वो आपका जो अम्ल है वो आपका सामान्य लवण कहेंगे, इसे उदासीनीकरण लवण के नाम से जानते हैं, उदासीन लवण कहेंगे। यदि आपका कुछ हाइड्रोजन का अंश उसमें बाकी रह जाता है तो वो आपको उस कैटेगरी के हिसाब से बाकी रहेगा। अगर वो OH की मात्रा उसमें ज़्यादा है तो आपका वो क्षारीय लवण कहलाएगा। अगर H की मात्रा ज़्यादा है तो वो आपका अम्लीय लवण कहलाएगा। हालांकि हम इसके बारे में आगे बात करेंगे अभी। बात करते हैं जलीय विलयन में कैसा प्रभाव डालता है। तो आपको पता है कि जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक होता है, ये कंडक्ट में रखा वो होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है ये। ठीक है जलीय विलयन में जैसे कि आपको पता है कि जब हम किसी वाटर सॉल्यूशन में नमक को मिला देते हैं तो जो वाटर सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आप वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। मतलब उस वाटर सॉल्यूशन से हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि लवण के प्रकार देखते हैं। तो लवण के प्रकार, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो लवण होते हैं वो हाइड्रोजन आयन के आंशिक या पूर्ण विस्थापन से बनते हैं। ठीक है तो इसमें क्या होता है, देखो सामान्य लवण, पहले हम बात करें सामान्य लवण। तो सामान्य लवण जिसमें क्या होगा, आपका सामान्य लवण में इसमें क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया द्वारा जो इस सामान्य लवण का निर्माण होता है। ठीक है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का पूर्ण विस्थापन हो जाता है। क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का पूर्ण विस्थापन हो जाता है, पूर्ण विस्थापन या स्थानांतरण हो जाता है। मतलब इस क्रिया में जो अम्ल से जो होते हैं हाइड्रोजन पूरी पूरे निकल जाते हैं, अर्थात उसमें हाइड्रोजन का कोई भी अंश बाकी नहीं रहता है। तो ऐसे लवण को हम बोलते हैं सामान्य लवण बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इस रिएक्शन में, आप देख पा रहे हो HCl प्लस NaOH, जब इन दोनों जो आपस में रिएक्ट करते हैं NaCl और HCl,
सॉरी HCl और NaOH जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको NaCl मिलता है यहाँ पे, उसके साथ में जल आपका बाहर निकलता है। इसी प्रकार के अन्य एग्जाम्पल जैसे कि आप देखोगे NaCl है, KCl है, Na2SO4 है, CSO4 है, ठीक है। तो ये सभी इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स के उदाहरण हैं जो कि सामान्य लवण हम इनको कहते हैं। बात करते हैं अम्लीय लवण की। तो अम्लीय लवण में क्या होता है कि इसमें जो प्रबल अम्ल होगा और इसमें दुर्बल क्षार होगा, ठीक है। इस अम्लीय लवण में जो अम्ल तो प्रबल कैटेगरी का होगा और जो क्षार होगा वो आपके दुर्बल कैटेगरी का क्षार होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रबल अम्ल है, मतलब जो ताकतवर जो है वो अम्ल ज़्यादा ताकतवर है और क्षार दुर्बल कैटेगरी का है, तो इसमें आपको प्रभाव जो देखने को मिलेगा वो अम्लीय प्रकृति का प्रभाव इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है अम्लीय लवण। अर्थात इसमें हाइड्रोजन आयन कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आयन बाकी रह जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन उसमें उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसका नाम अम्लीय लवण मिलता है। इसमें क्या उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन की उपस्थिति यहाँ पर रहती है, मतलब हाइड्रोजन पूरा यहाँ से बाहर नहीं निकलता है, बल्कि उसका कुछ अंश यहाँ से बाहर निकलता है और कुछ अंश उसमें बाकी रह जाता है। इनकी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि NH4OH की क्रिया जब हम HCl के साथ कर रहे हैं तो आपका NH4Cl, जिसे हम नौसादर या अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, यहाँ से साथ में जल निकलता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के कुछ अंश अभी बाकी रह गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बाकी है तो ये अम्लीय प्रकृति प्रकट करेगा, मतलब इसमें जो दिखाएगा वो अम्लीय प्रकृति आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो उसकी और एग्जांपल की बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। और NH4SO4 और NH4Cl, ठीक है, ये इसी कैटेगरी के लवण है जिसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। इसमें NaHCO3, इनके एग्जाम्पल को आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इनके क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अम्लीय लवण है, कौन सा आपका क्षारीय प्रकृति का लवण है, इनमें से कौन सा सामान्य लवण है। तो इनके एग्जाम्पल ही हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्षारीय लवण। तो क्षारीय लवण क्या होते हैं, तो ऐसे लवण जिनमें प्रबल तो क्षार होगा और दुर्बल आपका अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा और दुर्बल आपका क्या होगा, अम्ल होगा। तो ऐसी प्रकृति प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा। तो ऐसी स्थिति में क्षार का प्रभाव इसमें ज़्यादा होगा और अम्ल क्योंकि इसमें वीक है, इसलिए इसका अम्ल का प्रभाव इसमें कम होगा, तो इसीलिए इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी, इसलिए इसका नाम हम पढ़ते हैं, इसका नाम पड़ जाता है क्षारीय लवण पड़ जाता है, ठीक है। इसमें या तो आपको OH की मात्रा देखने को मिलेगी, हालांकि ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की मात्रा इसमें देखने को मिलती है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की मात्रा इसमें उपस्थित रहती है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की वजह से इसका जो प्रकृति होती है वो आपकी क्षारीय प्रकृति हो जाती है, अर्थात pH स्केल पर इसकी जो वैल्यू होती है वो 7 से अधिक दिखाता है। इसीलिए ऐसे जो भी सॉल्यूशंस होंगे, ऐसे जो पदार्थ होंगे, को लिक्विड्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, क्षारीय लवण की कैटेगरी में रखते हैं। जो आप देखोगे यहाँ पे Na2CO3, ठीक है, देखो Na2CO3 जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जैसे हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, CuCO3 CuOH को होल ट्वाइस, ठीक है, इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। Na2CO3 और CuCO3 और CuOH को होल ट्वाइस, ये क्षारीय प्रकृति के हैं क्योंकि इसमें OH या O उपस्थित रहता है इसमें, ठीक है। बनता कैसे, जैसे कि हम इसमें हम देखें कि 2NaOH और H2CO3, ठीक है, इसके जब आपस में रिएक्शन करती है तो आपका Na2CO3 और प्लस H2 उसका वहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक और है तो द्विक लवण। तो द्विक लवण ऐसी कोई भी लवण जो दो सामान्य लवणों से मिले होते हैं, दो सामान्य लवणों से मिलकर बनते हैं, दो सामान्य लवणों से मिलकर बनते हैं ये लवणों से, ठीक है। ये जो लवण होते हैं वो दो सामान्य लवणों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दो सामान्य लवण से मिलते हैं इसलिए इनको बोलते हैं द्विक लवण बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आप एग्जाम्पल लेते हो, एक तो फिटकरी का एग्जाम्पल ले सकते हो, दूसरा आपका मोहर लवण का एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार के जो लवण है, जो कि फिटकरी, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 को होल थ्राइस और 24H2O, ठीक है ना। इस प्रकार का लवण है। और इसी प्रकार से मोहर लवण है, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस और SO4 × 6H2O, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं किसके, द्विक लवण के, अर्थात इसमें दो सामान्य लवणों का मिश्रण होता है, इसीलिए इनको द्विक लवण कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनके कुछ लवण देखते हैं, लवण के कुछ हम इनके यूजेस देखते हैं कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें धावन सोडा, इसको हम दूसरा नाम धावन सोडा, और इसका जो अन्य नाम क्या है, इसका हम दाहक सोडा भी कहते हैं, जैसे हम वाशिंग सोडा या दाहक सोडा ऐसे कहते हैं।
क्योंकि आपको पता है धावन सोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको प्रयोग हम घरेलू या तो इसको हम साबुन बनाने में करते हैं या फिर इसको हम डिटर्जेंट, आपने सुना होगा डिटर्जेंट जिसे हम अपमार्जक कहते हैं, उनके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके हम फॉर्मूले की बात करते तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इसे हम धावन सोडा या दाहक सोडा के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका जो उपयोग किया था, एक तो अपमार्जक के रूप में, मतलब डिटर्जेंट के बनाने में अपमार्जक के रूप में इसका प्रयोग होता है। दूसरा इसका प्रयोग होता है कास्टिक सोडा, मतलब NaOH के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, NaOH मतलब कास्टिक सोडा जो होता है इसे हम NaOH कहते हैं, इसके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको बनाने में केमिकल रिएक्शंस के द्वारा इसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसके कांच के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, कांच के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कांच के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप देखोगे क्या होता है। कांच का जो होगा आपका Na2SiO3। ठीक है, सोडियम सिलिकेट जिसे हम कांच कहते हैं, सामान्य रूप से सोडियम कांच इसे कहते हैं, सोडा कांच, ये आपका कांच हो जाएगा, इसके कांच का फॉर्मूला हो जाएगा। इसका बनाने में इसका उपयोग कर इसके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बनता कैसे, जैसे कि आपको Na2 जो है Na2CO3 की जब रिएक्शन SiO3 से कर दी जाती है, SiO2 से सोडियम सिलिकेट से की जाती है, तो आपको बन जाएगा यहाँ पे Na2SiO3। ठीक है, यहाँ से H2 आपकी SiO3 और प्लस यहाँ से आपका CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ से कांच का निर्माण होता है। दूसरा आपका बेकिंग पाउडर बनाने में भी होता है, दूसरा इसका प्रयोग किया तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है NaSCO3, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से इसको जाना जाता है। इसके निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अब देखेंगे खाने का सोडा, जिसे अभी मैंने बताया था। खाने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से इसको जानते हैं। देखते हैं इसका जो प्रयोग होता है कहाँ होता है। एक तो इसका देखो प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। एक तो आपका बेकिंग पाउडर, आपको पता है जो घर में खाने का सोडा हम जो लेके आते हैं, इसके बनाने में होता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर के बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा आपका सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरा इसके उपयोग हम देखते हैं। तो आपको जो कच्चे दूध होता है, कच्चे दूध को देर तक रखने में, कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है, तो आपको जो कच्चा दूध होता है उसमें इसकी मेजरमेंट की, इसकी मात्रा को मिला दिया जाए तो जो दूध होगा वो आप क्या करोगे, थोड़ा देर से फटेगा। इसलिए इसका प्रयोग आप देखोगे तो इसको दूध को बचाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, इसका प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा इसका देखो एक और प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका प्रयोग जो होते हैं, इसके अन्य प्रयोग देखोगे, जैसे कि इसका जो प्रयोग एक तो अमाशय की अम्लता को दूर करने में, पेट में जो एसिडिटी बनती है तो उसको खाने से पेट की अम्लता, मतलब जो एसिडिटी होती है वो खत्म हो जाती है। तो अमाशय की अम्लता को दूर करने में दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल हम करते हैं जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, मतलब आग बुझाने वाले यंत्रों में, इसे हम अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जिसे हम बोलते हैं। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बुझाने वाले यंत्र में। ठीक है, तो इतनी जगहों पर इसका हम खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जो होता है आपका, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है ना, तो आपको ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बात करते हैं साधारण नमक की। साधारण नमक जिसको हम सामान्य रूप से इसको हम बोलते हैं साधारण नमक, जो कि हम घरेलू इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं, इसलिए इसका नाम साधारण नमक जिसे कहते हैं। हालांकि नमक जो होता है, साल्ट होता है, साल्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कई कैटेगरी के साल्ट होते हैं, जैसे कि अभी जो हम पढ़े सारे साल्ट ही हैं, लेकिन हम सामान्य रूप से जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो हम साधारण नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, इसका क्या होता है, NaCl जिसे कहते हैं, इसका नाम सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसे हम साधारण नमक के इसको नाम से इसको जानते हैं। देखो ये क्या क्या कहाँ पे किया जाता है। तो ये मानव आहार का
मानव आहार का एक आवश्यक अंग माना जाता है इसको। पहली बात तो कि हम लोग जो डेली रूटीन की जो वस्तुएं खाते हैं उनमें एक नमक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मानव आहार का महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, आहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, दूसरी बात खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, जैसे कि आपको पता है जब घरेलू घर में हम लोग जो माताएं होती हैं हमारी, वो जब अचार डालती हैं तो उसमें भी नमक मात्रा मिला देती हैं जिससे कि अचार खराब ना हो। तो नमक क्या करता है, एक संरक्षण का काम, प्रिजर्वेशन का काम भी करता है, यहाँ पे उसको खाद्य पदार्थों को बचाने का काम भी करता है। ठीक है, दूसरे से देखो एक नमक का एक महत्वपूर्ण इस्तेमाल एक जगह और होता है कि जो हम लोग व्यापारिक रूप से जो बर्फ लेके आते हैं, आइस जो लेके आते हैं, उस आइस में नमक मिला होता है। उस आइस में नमक, ठीक है, तो क्या होता है कि बर्फ को पिघलाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है, बर्फ को पिघलाने के लिए। बर्फ को पिघलाने के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जो नमक होती है, जो नमक होता है, जो हम व्यापारिक रूप से जो भी बर्फ लेके आते हैं, आइस लेके आते हैं, इसमें क्या होता है वो नमक मिला होता है। उस नमक के मिलने की वजह से क्या होता है वो बर्फ पिघल जाती है, जल्दी पिघलती है। और बर्फ को पिघलने से, ताकि अगर वो बर्फ पिघलेगी तो वो वस्तु को ठंडा करेगी, अगर बर्फ पिघलेगी नहीं तो वो वस्तु को ठंडा नहीं कर पाएगी। इसलिए उसमें बर्फ में इस बर्फ में नमक की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिटकरी। फिटकरी का जो आपको, इसको हम कहते हैं पोटास एलम कहते हैं, जैसे सिंपल भाषा में एलम कह देते हैं। इसके हम फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है K2SO4, ठीक है, Al2SO4 का होल, SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये इसका फॉर्मूला होता है 24H2O, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, ये होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका जो केमिकल नेम होता है इसे हम कहते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, इसका जो केमिकल नेम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ठीक है, इसका तो इसके उपयोग की बात करें, इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, तो इसका उपयोग एक तो कपड़े तथा चमड़े की रंगाई में, चमड़े की रंगाई में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल होता है वो आंखों की दवाओं, दवाई, जल साफ करने, जल साफ करने। ठीक है, और दूसरी जगह हम देखते हैं कि हम लोग जो होते हैं जब कभी भी नाई की दुकान पर शेविंग वेविंग करने जाते हैं तो कभी कभार क्या होता है, जो कटने की वजह से ब्लड का फ्लो होने स्टार्ट हो जाता है, मतलब रक्त का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए, उस रक्त को बहने से रोकने के लिए हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो फिटकरी फैलाने से उसकी क्लॉटिंग हो जाती है, अर्थात रक्त का स्कंदन हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या करता है ये रक्त को बहने से रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, रक्त को बहने से रोकने के लिए, बहने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं व्यंजक चूड़ की बात करते हैं। तो इसका जो व्यंजक चूड़ से हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, तो व्यंजक चूड़ बेसिकली होता है, इसका फॉर्मूला की बात करें, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसका मतलब CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है जैसे ठीक है ना। बनता कैसे, अगर इसकी हम बनने की बात करें, इसकी प्रक्रिया की बात करें, इसको केमिकल रिएक्शंस की बात करें, बनता कैसे, तो आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब इसकी हम Cl2 की जब क्रिया कर देते हैं तो यहाँ से बनता है आपका CaOCl2 प्लस आपका H2O यहाँ से बनता है भाई। ठीक है, अब जब आपका ये CaOCl2 है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब इसके इस्तेमाल की बात करें तो जल के कीटाणु को मारने में इसका इस्तेमाल होता है, जल के कीटाणुओं को मारने में, कीटाणुओं को मारने में। ठीक है, एक तो जल के कीटाणु को मारने में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा जो होता है जो सूत हो गया, लकड़ी हो गया,
सूत, लकड़ी, ठीक है। और आपका जो लुगदी होती है, कागज़ की लुगदी, उस लुगदी का रंग उड़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रंग उड़ाने में, ठीक है। इसके रंग उड़ाने में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका एक और महत्वपूर्ण काम है, वो आपका एक क्लोरोफॉर्म के बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म बनाने में। तो इन सारी जगहों पे आपके विरंजक चूड़ का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। हम केमिकल फार्मूला इसका KNO3 होता है। इसका जो प्रयोग होता है, एक तो देखो कहाँ पे होता है, उर्वरक फर्टिलाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग आपका आतिशबाजी होती है, जो भी आपके बम, आपके जो पटाखे वटाखे चलाते हैं, उसमें जो चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, उसमें एक पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा होती है, इसमें वो रंग बिरंगे चिंगारी जो छोड़ती हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा इसका गन पाउडर के बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो गन पाउडर के बनाने में भी आपका पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साल अमोनिया, से हम कहते हैं अमोनियम, साल अमोनियम, या फिर इसका जो फॉर्मूला होता है, नौसादर कहते हैं NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, साल अमोनियम, या फिर इसी का जो केमिकल फॉर्मूला होता है NH4Cl, अर्थात इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। इसके इस्तेमाल की बात करते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, एक तो उर्वरक के बनाने में किया जाता है, इसका उर्वरक, ठीक है। और दूसरा अमोनिया के बनाने में किया जाता है, अमोनिया के बनाने में। और दूसरा इसका दवाइयों के निर्माण में, दवाइयों और शुष्क सेल के निर्माण में, शुष्क सेल में, ठीक है। और बर्तनों की कलाई में। तो इन सारी जगहों पे इस साल अमोनिया अर्थात नौसादर का उपयोग किया जाता है, उर्वरक के रूप में, अमोनिया के रूप में, दवाइयों के रूप में, शुष्क सेल में, और बर्तनों की कलाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके संबंधित जो भी प्रश्न है, मतलब अभी हमने जो पढ़ा लवड़ से संबंधित जो भी प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप एक प्रश्न देख पा रहे होगे, सामान्य रूप से ये सभी एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, जिसमें इस क्वेश्चन को बार बार घुमा के रेलवे द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन को पूछा गया है, बस उसकी कंसेप्ट को चेंज किया के पूछा गया है। देखते हैं भाई, इस सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अवक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो आपको पता है कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो लवण बनते हैं वो अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा बनते हैं। जब भी अम्ल और क्षार जब आप आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है, और लवण के साथ में हमें क्या मिलता है, एक जल मिलता है एक्स्ट्रा। तो इसका आपको दिख रहा है क्या बजेगा, आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो क्योंकि आपका बता ही चुका हूँ कि अम्ल और क्षार दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हमें लवण और जल हमें देते हैं, उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट रूप में हमें लवण और जल प्राप्त होता है। वही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया कि एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या मिलता है। तो उत्पाद के रूप में क्या मिलता है हमें, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है लवण और जल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 18 में पूछा गया, 18 शिफ्ट बाय शिफ्ट डिफरेंट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ क्या मिलेगा, हमें लवण और जल मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो अम्ल और क्षारक होंगे जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 का निर्माण करेंगे, NaHCO3, ठीक है। ये किससे बनेगा NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 किससे बन सकता है, तो आपको पता है यदि मैं आपका H2CO3 प्लस NaOH की रिएक्शन कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से सब्सटेंस के रूप में मुझे क्या मिलेगा, NaHCO3, ठीक है ना, प्लस H2 आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब्सटेंस हमें मिलेगा, तो इसके किस रिएक्शन के द्वारा मिलेगा, तो आपको बी ऑप्शन के द्वारा हमें जो मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात सोडियम बाई कार्बोनेट हमें मिलता है, H2CO3 प्लस NaOH के द्वारा मिल जाएगा हमें, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे H2CO3 के रिएक्शन जब NaOH से करते हैं तो NaCO3 प्लस H2 हमें मिल गया यहाँ पे हमें, तो ये इसकी रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है। ये सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है।
सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्या कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं लवण जल कहते हैं, क्या कहते हैं लवण जल कहेंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। और आपको पता है कि किसी जलीय विलयन का जो लवण है और लवण का पीएच मान 7 से कम है वो किस कैटेगरी में आएगा, किस उसका नेचर क्या होगा, तो उसका नेचर होगा अम्लीय होगा, क्या होगा अम्लीय प्रकृति का वो लवण होगा। तो इसमें से कौन सा आपका अम्लीय प्रकृति का देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अम्लीय प्रकृति का मतलब इसमें हाइड्रोजन उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से किसमें आपका हाइड्रोजन उपस्थित होगी, तो सोडियम क्लोराइड में ये तो उदासीन का उदाहरण हो जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट ये आपका क्षारीय हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड भी आपका क्षारीय हो जाएगा, और अमोनियम सोडियम बाई कार्बोनेट आपका सोडियम बाई कार्बोनेट आपका ये आपका अम्लीय प्रकृति का होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के अणु उपस्थित रहते हैं, मतलब अर्थात इसमें हाइड्रोजन मौजूद रहता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अम्लीय अर्थात इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है अमोनियम क्लोराइड उत्पन्न करेगा। तो आपको पता है कि अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl में बनाना, तो NH4Cl बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl होता है, और NH4Cl मिलाने के लिए मुझे इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिखेगा, तो आपको मुझे लगेगा आपको सी ऑप्शन में, जहाँ अगर मैं NH4 इसकी क्रिया NH4OH की क्रिया जब HCl के साथ करता हूँ तो मुझे मिलेगा NH4Cl प्लस H2 यहाँ से NH4Cl प्लस आपका H2 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वॉशिंग सोडा, जो वॉशिंग सोडा होता है वो कैसा होता है। वो आपको पता है कि वॉशिंग सोडा जो आपका फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है, Na2CO3। इसमें आपका ना तो हाइड्रोजन उपस्थित, बस ऑक्साइड उपस्थित है, और ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो आपकी क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होगी। तो आपका ये क्या होगा, वॉशिंग सोडा क्या होगा, आपका एक क्षारीय लवण होगा, क्या होगा एक क्षारीय लवण होगा, क्योंकि इसकी प्रकृति जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की जो प्रकृतियां होती है वो आपकी क्षारीय प्रकृति होती है, अर्थात इनका जो नेचर होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, अर्थात एक जो वॉशिंग सोडा है वो क्षारीय लवण कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं। ठीक है, जब कभी भी हम धावन सोडा की क्रिया, धावन सोडा मतलब Na2CO3 की क्रिया जो किसके साथ कर देंगे, HCl के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट के रूप में एक चीज मिलती है यहाँ पे हमें, तो यहाँ से हमें H2CO2 बाहर निकलेगी। CO2 का मतलब CO2 जो गैस है तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, अपना प्रभाव दिखाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे HCl की क्रिया जब Na2CO3 के साथ करते हैं तो 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2 का हमें लिक्विड मिलता है। ठीक है, तो इसमें CO2 गैस जो है आपका यहाँ पे प्राप्त होती है, CO2 गैस यहाँ पे हमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं धातुएं अम्लों के साथ अब क्रिया करके क्या देती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने कई बार हालांकि अभी बताया है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको बता दिया मैंने, लवण क्या देती है, लवण और क्या देती है, पानी देती है। जब भी धातुएं जो होती हैं अम्लों के साथ क्रिया करती है तो लवण और पानी देती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो लवण होगा अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आपको बता दिया था, ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, ये आपका क्षारीय प्रकृति का है, और ये आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट या अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट की कैटेगरी कैसी होती है, और जो मैग्नीशियम सल्फेट है, सोडियम एसीटेट ये होगा नहीं आपका। ठीक है, तो आपका अमोनियम सल्फेट जो है, अमोनियम सल्फेट जो होता है आपका अम्लीय प्रकृति का लवण होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक NaCl एक लवण है जो बनता है, NaCl एक लवण है जो किससे बनेगा आपका, तो NaCl आपको जो बनता है आपको, जो कि एक आपको पता है, क्योंकि NaCl जो होता है एक उदासीन लवण है, ना तो इसमें हाइड्रोजन मतलब ना तो इसमें ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ना तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, अर्थात ये उदासीन प्रकृति का होता है। और उदासीन प्रकृति के जितने भी लवण होते हैं वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनते हैं, अर्थात प्रबल अम्ल तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार कहाँ है, इसमें तीव्र अम्ल तीव्र क्षार इसमें ये है, तो तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार की क्रिया द्वारा बनता है आपका NaCl। यही क्वेश्चन आपसे फिर से रिपीट होकर दोबारा से पूछा गया है। देखो, खाने का नमक घुमा के फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि खाने का नमक जो है किससे बनता है। तो आपको पता है कि खाने का नमक बनता है एक प्रबल मतलब मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार कहाँ है भाई, एक कमजोर अम्ल, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, एक मजबूत मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार,
ठीक है, तो इससे बनेगा आपका NaCl। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बर्फ़ को पिघलाने के लिए इनमें से किस का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो NaCl होता है, नमक होता है, उस नमक का प्रयोग हम किस में भी करते हैं, तो व्यापारिक रूप से हम जो बर्फ़ लेके आते हैं, ठीक है, तो बर्फ़ की जो सिल्लियाँ आती हैं, उस बर्फ़ में सिल्लियों में नमक मिलाया जाता है, क्योंकि ताकि वो बर्फ़ आसानी से पिघल सके। और जब पिघलेगी तभी तो वस्तु को ठंडा करेगी, ठीक है, इसीलिए उसको बर्फ़ को पिघलाने के लिए नमक को मिलाया जाता है। ठीक है, तो नमक को मिलाया जाता है, तो नमक मिलाया जाता है बर्फ़ को पिघलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिश्रण से मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होगा। क्योंकि आपको पता है कि इसमें प्रबल क्षार है, और प्रबल क्षार है तो मतलब क्षार का प्रभाव इसमें ज़्यादा होगा, और दुर्बल प्रकार का अम्ल है तो अम्ल का प्रभाव इसमें कम होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अम्ल मजबूत है उसमें। हाँ,